मैं गंदे जी को बधाई देता हूँ। उन्होंने बहुत ही अच्छी शुरुआत की कि नाट्यशास्त्र प्रशिक्षण के लिए उन्होंने कार्यशाला आयोजित की। नाट्यशास्त्र कार्यशाला 1 दिन की भी हो सकती है, 2 दिन की भी हो सकती है, 1 हफ्ते की, 2 हफ्ते की, 1 महीने की, 2 महीने, 3 महीने की भी हो सकती है। वैसे तो कार्यशाला 12 साल कम से कम होती रही है, यही परंपरा रही है। क्योंकि 1-2 दिन में नाट्यशास्त्र नहीं सिखाया जाता, कैप्सूल में थोड़ा बहुत डोज उसका मिल सकता है, लेकिन जो परंपरा यही रही है। और मैंने भी कार्यशालाएँ आयोजित की हैं। मैंने 5 कार्यशालाएँ नाट्यशास्त्र पर आयोजित की और 21 दिन की थी। तो उनमें एक में भूमिकेश जी भी थे शिमलावाड़ी में, और महेश चंपक शाह जी का तो कहना ही क्या है कि बड़े गुरु हैं हमारे नाट्य जगत के। और उसमें प्रशिक्षणार्थी के रूप में सिनेमा के लोग आए, स्क्रिप्ट राइटर्स आए, और भी संगीत के लोग आए। संस्कृत के छात्र नहीं थे उसमें, क्योंकि उनको लगा कि हमें क्या करना नाट्य। हमने कहा कि हम तो नाट्यशास्त्र पंक्ति पढ़ाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। उसके बावजूद सब लोग आए जो संस्कृत नहीं जानते थे, बहुत प्रसन्न हुए। नाट्यशास्त्र बड़ी चीज़ है। जैसा गंदे जी ने कहा कि भारत की बड़ी अनोखी देन है सारी ज्ञान परंपराओं को। तो जैसा मैं कहता हूँ कि 5-7 किताबों के नाम लिए जाएं जो हिंदुस्तान ने दुनिया को दी, जिनसे दुनिया की तस्वीर बदली, उसमें से एक किताब नाट्यशास्त्र है। क्योंकि हिंदुस्तान में ही नहीं, भारत में ही नहीं, बल्कि भारत के बाहर थाईलैंड में, कंबोडिया में, सुमात्रा में, जावा में, जितने भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, उनमें आप कितना नाट्यशास्त्र है। तो थाईलैंड में रहा 3 साल, कंबोडिया भी गया, तो वहाँ के मंदिरों में करण इस प्रकार से मूर्ति शिल्पांकनों में नाट्यशास्त्र के भरत मुनि को जानते हैं, वहाँ के लोग 1000 साल से जानते हैं, जापान में भी। तो नाट्यशास्त्र हमारी बड़ी देन है दुनिया को, और उसको हमने बीच में बिसरा दिया, वो बड़ा उपेक्षित रहा, अब उसकी तरफ ध्यान जा रहा है। इस अकादमी में तो बड़ी गौरवशाली परंपराएं लगी हैं। नाट्यशास्त्र के बड़े विद्वान यहाँ निदेशक रहे। आद्य रंगाचार्य जो संस्कृत के प्रोफेसर थे और कन्नड़ के महान साहित्यकार, भारतीय साहित्य के महान हस्ताक्षर वो है, वो इसके फाउंडर डायरेक्टर थे, और उन्होंने दिशा इसको दी। अमृत त्रिपाठी तो विश्व के बड़े विद्वानों में है नाट्यशास्त्र के, संस्कृत के, उन्होंने कितनी कार्यशालाएँ कराई। तो हमको जो आसन्न अतीत है, इमीडिएट पास्ट जो है, उसको उसके सातत्य में काम करना चाहिए। अतीत की बातें तो हम बहुत करते हैं कि हमारे पास वेद, पुराण, और ये कालिदास और ये भरत मुनि का नाट्यशास्त्र, लेकिन 10, 20, 25, 30, 50, 100, 200 साल पहले का जो अतीत हमसे जुड़ा हुआ है, हमारे पिता, हमारे पितामह, हमारे बाबा, परदादा, उनकी जो रगें, उनका जो खून हमारे भीतर है, उसको बुला करके हम कैसे आगे बढ़ेंगे। तो ये अकादमी बड़ी संस्था है, इसको अंतर्राष्ट्रीय संस्थान होना चाहिए था, इसी रूप में इसकी परिकल्पना की गई थी। तो बड़ी इसकी गौरवशाली परंपरा है। मुझे खुशी है कि गंदे जी इन परंपराओं को आगे ले जा रहे हैं, आगे ले जाएंगे। नाट्यशास्त्र में जैसा हम जानते हैं, सभी स्वीकार करते हैं, और आज की भाषा में कहते हैं कि रंगमंच सर्वसमावेशी कला है। सारी कलाएँ इसमें आकर के जुड़ती हैं और सिंथेसिस उनका समन्वय होता है। इस दृष्टि से और कोई ऐसी विधा नहीं है जिसमें इतनी अधिक कलाएँ, इतने विज्ञान, इतने ज्ञान विज्ञान ये आकर के मिलते हों। तो ये नाट्य का जो प्रशिक्षण देने वाले हैं, उनके बारे में भरत मुनि ने लिखा कि वो नाट्याचार्य कैसा हो, सारे वेदों का, चारों वेदों का, वेदांगों का विद्वान हो, फिर विभिन्न शास्त्रों का भी ज्ञाता हो, फिर परंपरा, सारे रंगमंच की, नाट्य की, इसको तो जानता ही हो, स्वयं बहुत अच्छा अभिनेता और प्रयोक्ता हो। तो ऐसे गुरु के पास नाट्य का प्रशिक्षण लेने के लिए जाना चाहिए, ऐसे गुरु से प्रशिक्षण लेना चाहिए। तो संयोग से ऐसे गुरु अभी प्राप्त होते हैं और उनसे प्रशिक्षण प्राप्त किया जाए, गहन प्रशिक्षण दीर्घ अवधि तक प्राप्त किया जाए। और नाट्यशास्त्र सम्मत रंगमंच पर नाट्यशास्त्र में बताई गई विधियों से, पद्धतियों से, उसमें जो विश्वबोध है, उसमें जो विजन है, उससे अगर आप नाटक करेंगे तब आप दुनिया को बता पाएंगे कि हमारा नाटक है। अभी आप दुनिया को नहीं बता पाए। मुझे कोई संतोष नहीं है, जितने प्रयोग में देखता हूँ
दुनिया ये सिर झुका करके मान ले कि ये हिंदुस्तान का रंगमंच ऐसा है। थोड़ा बहुत गौरव पढ़कर के काम में आभास रहता है कि हाँ ये विदेशी के नाटक हम देखते हैं, उन्हें लगता है कि हाँ ये, और संपूर्ण जो भरत की परिकल्पना थी वो महेश चंपक शाह का जो कहना है वो तो नाट्यशास्त्र बड़े विद्वान हैं, वो कितने बढ़िया प्रयोग उन्होंने बनाए हैं। वो पांचाल जी जो उनके साथ रहे हैं, उनके गुरु के रूप में एक तरह से रहे हैं, इन लोगों ने बड़ा काम किया। उन्होंने बता दिया कि भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के हिसाब से ऐसा रंगमंच होगा। लेकिन नाट्यशास्त्र के एक फिल्म छात्र के रूप में मैं जिस तरह का रंगमंच देखना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि अभी कुछ छूट रहा है, पूरा नहीं पकड़ पाए, क्योंकि भरत मुनि का जो दृष्टि है, विजय बहुत बड़ा है उससे। और जो उन्होंने पहले ही कह दिया, पहले ही अध्याय में ब्रह्मा के मुँह से कह दिया, न तत् ज्ञानं न तत् शिल्पं न सा विद्या न सा कला नासो योगो न तत् कर्म नाट्यस्मिन् यत् दृश्यते। ऐसा कोई ज्ञान नहीं, ऐसा कोई शिल्प नहीं, ऐसी कोई कला नहीं, ऐसा कोई योग नहीं जो इस नाट्य में समाहित न हो जाता हो। तो हम भरत मुनि की प्रशंसा, नाट्यशास्त्र की प्रशंसा करते हुए कह देते हैं कि ये जैसे आजकल इंक्लूसिव आर्ट है, सर्वसमावेशी करना, इस तरह की बात उन्होंने कही है। लेकिन मुझे लगता है कि ये तो बहुत गहरी बात कुछ है, क्योंकि ज्ञान की परंपराएं तो सतत प्रवाहमान परंपराएं हमारे देश में विकसित परंपराएं हैं। लेकिन वो ज्ञान जब तक प्रयोग में न लाया जाए तब तक सार्थक नहीं होता। उन्होंने कहा कि न तत् ज्ञानं फिर कहा न तत् शिल्पं, वो शिल्प नहीं बनता है जब तक, तो शिल्प केवल प्राप्त नहीं है। जिस तरह से कि धर्म केवल मजहब नहीं है, अर्थ केवल इकोनॉमिक्स नहीं है, काम केवल सेक्स नहीं है, उसी तरह से शिल्प जो है वो प्राप्त मात्र नहीं है, प्राप्त उसका एक हिस्सा है। लेकिन शिल्प तो पूरी दुनिया ही एक शिल्प है। उस पूरी दुनिया के शिल्प को देख करके नाट्यकार, कवि, कोई भी कलाकार उसकी अनुकृति में शिल्प रचता है। तो शिल्प की बहुत बड़ी धारणा मेरे ऋषियों ने जो बताई वो नाट्यशास्त्र में आई है, इसीलिए अनुकृति कहते हैं। अनुकृति जो है माइनेसिस नहीं है, इमिटेशन नहीं है, पूरी दुनिया में जो ईश्वर ने दिया है, ईश्वर की आत्मा की है हमारे ये जो शिल्प है, तो सारा ज्ञान शिल्प के रूप में मिले। और विद्या, फिर सारी परंपराएं जो विद्याओं की हैं वो नाट्य में आती हैं। हमारे यहाँ विद्या की परंपराएं बड़ी संपन्न है। पहले एक विद्या की, फिर 2, 3 हुई, फिर 4 हुई, फिर 14 हुई, फिर 18 हुई, फिर 32 हो गई और सैकड़ों हो जाती हैं। तो जो नाट्य प्रशिक्षण देने वाले हैं उनको बहुत सारी विद्याएं आनी चाहिए। और फिर इनका कहते हैं कि योग, इन सब का योग हो, इन सब का पूरा जैसे रेसिपी बनती है, भरत मुनि तो रेसिपी का दृष्टांत बार बार देते हैं। जैसे कोई अच्छा स्वादिष्ट व्यंजन बनाते हैं, उसमें मिर्च मसाले और तमाम चीज़ें अच्छी तरह से अच्छे प्रपोर्शन में जिस तरह से मिलाई जाती है, उसी तरह से रसास्वाद कम होगा। क्योंकि सारी चीज़ें, विवाह अनुवाद, संचारी भाव, सारी कलाएँ, संगीत, वास्तु, रंगमंच, आहार, प्रॉपर्टी, कॉस्ट्यूमिंग, अभिनय, ये सब उस प्रपोर्शन में मिलेगी कि कुछ अनोखा पैदा हो जाएगा। इसीलिए कई बार कह जाता है अनोखा तो नहीं हो पाया है, हुआ कुछ झलक मिल गई है, होगा। यही तो एक रलक बनी रहती जो रंगमंच से हमको मिलना चाहिए। सिनेमा से तो नहीं मिल सकता है, और किसी कला से तो नहीं मिल सकता है। रंगमंच जितनी बड़ी कला है, कभी कभी मुझे लगता है कि कैसे रूपांतरित कर देता है, हम तो रह ही नहीं जाते। शाकुंतल कुछ बढ़िया अगर हो रहा है, शाकुंतल और ऑडिटोरियम में आने के पहले हम जो थे वो शाकुंतल का बहुत बढ़िया प्रयोग देखने के बाद हम नहीं ले जाते, हम पूरी तरह बदल जाते हैं। इस तरह से बदल जाते हैं कि फिर वो हम नहीं रहेंगे आगे चल करके। ये बात आप लोग शायद मजाक समझेंगे, लेकिन ये भरत मुनि बताते हैं, इसकी लॉजिस्टिक्स बताते हैं कि कैसे होता है। जो संस्कार गिरते चले जाते हैं किसी बहुत बड़े नाटक को देखते हुए, वो नाटक पर्दा तो होता नहीं है भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में उस तरह से। लेकिन जैसे ही नाटक खत्म हो जाएगा तो उनको भीतर परकोलेट करने जो देंगे उनको दर्शक प्रेक्षक लेकर के जाता है, उसके भीतर फिर पकते रहते हैं, दूसरा आदमी कुछ बनता है। तो इसीलिए नाट्य जो है वो संसार को बदलता है, नई दुनिया की सृष्टि करता है। तो ये भरत मुनि कहते हैं। और अभिनव गुप्त ने तो व्याख्या की कि योग कारण या सिंथेसिस या कॉम्बिनेशन ये सब कुछ समान रूप से मिले हों। लेकिन मैं योग का एक और अर्थ भी करता हूँ कि योग हमारी परंपरा में बताया गया है कि वो योगा कर्मसु कौशलम और योग चित्तवृत्ति निरोधा, वो वाला योग भी नाट्य शास्त्र में है। वो पूरा नाट्यशास्त्र उसी का है।
कि अपने चित्त को कैसे काबू में करके समाधि में जाकर के आप नई दुनिया रच पाते हैं। तो योग से तो इसका बड़ा गहरा संबंध है। और ज्ञान योग, कर्मयोग और भक्ति योग तीनों का समन्वय फिर नाट्यशास्त्र में हो जाता है। ज्ञान तो इसमें आती है, जिसका वर्ग नहीं कहते हैं, सारे ज्ञान इसमें आएंगे। कर्म तो रहेगा क्योंकि एक्शन तो रहेगा ही, और अभिनय, आंगिक, वाचिक, सात्विक आहार ये सब सीखेगा ही। और भक्ति तो होना ही चाहिए। भक्ति भले किसी देवता के लिए ना हो, लेकिन स्टेज के लिए हो। मैं इसके लिए जीवन दे रहा हूँ, इसके लिए मुझे समर्पित होना है, इसके लिए मुझे मिटना है। स्टेज पर जैसे ही एंट्री करता है तो मिट जाता है, मेटामॉर्फोसिस हो जाती है, जैसा स्टेनिस्लावस्की कहते हैं। यही भरत मुनि कहते हैं, भरत मुनि अपनी परंपरा के अनुसार कहते हैं। जैसे ही स्टेज पर कदम रखता है, प्रवेश करता है, इसलिए दो दरवाजे होते हैं, एक पर नियति रहती है, एक पर वृत्ति रहती है। इसीलिए मैं कह रहा था कि भरत सम्मत नाट्य मंडप बनवाइए, तो उसमें बताइए कि यहाँ कौन कौन से देवता प्रतिष्ठित है, यहाँ नियति है, यहाँ वृत्ति है। तो अपनी नियति को और अपनी वृत्ति को क्रॉस करके अभिनेता पहला कदम मंच पर रखता है। अपनी डेस्टिनी को और वेद को क्रॉस करके मेटामॉर्फोसिस हो जाने के बाद वो एक नया जीवन लेकर के प्रवेश करता है, पहला कदम रखते ही। ये जो अनुभव जिन अभिनेताओं को है, जैसे स्टेनिस्लावस्की को हम पढ़ते हैं, तो वो कहते हैं कि मैंने जैसे ही, मैं तो इब्सन के नाटक में हीरो की भूमिका कर रहा था, मुझे एकदम से लगा कि मैं अलौकिक दुनिया में कुछ पहुंच गया। वो अपार आनंद मुझे एकदम से हुआ कि कितनी बड़ी दुनिया रच रहा हूँ। वो आपको लगेगा उसके सामने तो कुछ भी नहीं है, वो एक वही अध्यात्म भी है, वही मिस्टिसिज्म है, और वही नाट्यानुभूति है, वही रस है। रस में चित्तरंजन नहीं होता है। भरत मुनि कहते हैं कि पुरुषार्थ बोध जब तक नहीं होगा तब तक रस नहीं माना जाएगा। तो हम लोग अच्छा सिनेमा देख करके या कोई भी नाटक जो है कि बूढ़ी बॉडीदार लगाव वगैरह वगैरह देख करके कहते बड़ा रस आया, तो वो भरत मुनि की दृष्टि से रस नहीं होता है। वो जब तक आपको वैल्यू कोई आपके भीतर नहीं आई है, जैसे कि विभीषण जी बैठे हुए हैं और हम पणिकर की परंपरा इनके पास है, वो समझते थे इन चीज़ों को। तो ये पूरा जो मूल्यबोध हमारा है परंपराओं का, वो कैसे संक्रांत होता है नाट्य में, ये भरत मुनि बताते हैं। तो भैया क्या 5 मिनट और है, तो मुझे पता नहीं 20 मिनट आपने कहा था हो गए कि नहीं हो गए, मुझे ध्यान नहीं रहता है। 5 मिनट अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि कई बार जो बहुत मॉडर्न थिएटर का है वो ये सवाल करता है कि हमें नाट्यशास्त्र की क्या जरूरत है, हम NLT से हमने ट्रेनिंग ले ली और हम अच्छा थिएटर कर रहे हैं, वो होना चाहिए। मैं बहुत तारीफ करता हूँ कई लोगों की जो प्रयोग देखता हूँ, एकदम आधुनिक प्रयोग देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, वो भी होने चाहिए, लेकिन वो वही पूरा हमारे लिए नहीं है, वही सब कुछ हमारे लिए नहीं है। तो वो लोग जो NSD के अच्छे प्रशिक्षित रहे हैं और बड़े प्रोफेसर हैं, वो पहली कार्यशाला में आ गए और वो उन्होंने, मैंने कहा कि आप पहले उसमें बोलिए उद्घाटन में, क्योंकि आप तो प्रोफेसर हैं, तो उन्होंने कहा कि ये देखने आया कि नाट्यशास्त्र में खारिज कैसे करूँगा, कैसे मैं बताऊँगा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं, हमारा काम इसके बिना चलता है। उनका ठीक है। फिर 3 हफ्ते बैठे, आखिरी दिन मैंने उनसे कहा कि आप जो समापन है इसमें कुछ बोल दीजिएगा, तो उन्होंने बोला, उन्होंने कहा कि पहले दिन मैंने कहा था कि मैं देखने आया हूँ कि कैसे खारिज करूँगा नाट्यशास्त्र को, लेकिन अब मैं मानता हूँ कि नाट्यशास्त्र में जो है वो तो अथाह है और उससे हम कितना ले सकते थे, कितना हमें छोड़ दिया। क्योंकि नाट्यशास्त्र के नाम पर हमको जो NSD में और ड्रामा स्कूल्स में पढ़ाया बताया जाता है वो थोड़ा सा है, और नाट्यशास्त्र के अलावा बहुत कुछ है जो छूट जाता है। ये छूट रहा है वो उनको लेने का प्रयास करना चाहिए। नाट्यशास्त्र हमारे लिए इसलिए आज जरूरी है कि नाट्यशास्त्र में जो बताई हुई तकनीकें हैं, पद्धतियाँ हैं, उनमें से बहुत सारी हम अभी भी नहीं जानते। 64 अस्त में से कितने कहाँ काम आएंगे वो पूरी तरह से नहीं जानते हैं। जितने 108 करण हैं उनमें से कितने हम प्रयोग में लाते हैं, उनमें से बहुत सारा यदि हम अभी देखेंगे तो वो खिल जाएगा हमारा रक्त। भरत मुनि बताते हैं, जो पद्मा सुब्रमण्यम करके बताती रही है, जो और भी कलागुरु करके बताते रहे हैं, तो कितना सौंदर्य उसमें है, जो सौंदर्य हमसे छूट गया है, सारी खूबसूरती जिंदगी भी छूट गई है, उसको हम ला सकते हैं। जो टेक्निक्स हैं नाट्यशास्त्र की उनके द्वारा ला सकते हैं। और दूसरा है कि नाट्यशास्त्र जो प्रयोगता की चेतना है उसको सीधे एड्रेस करता है।
आंगिक तो ठीक है, आपके 64 हस्त हैं, 13 तरह के शिरस हैं और 36 तरह की दृष्टियाँ हैं, वो सब ठीक है, होना ही चाहिए, वो सब देह की भाषा है। लेकिन जो सात्विक अभिनय की बात करते हैं तो कैसे ये होगा और कैसे अपना जीव दूसरे की काया में प्रवेश करेगा। तो परंतु यही कहते हैं कि ये जो भूमिका है वो खोल होती है, इसके भीतर अपनी आत्मा को प्रवेश कराता है अभिनेता, उसको फिर प्राणायाम, योग, साधना, समाधि, ध्यान, उस भूमिका का ध्यान अभिनव गुप्त तो बहुत बारीकी से बताते हैं कैसे हम देवता का ध्यान करते हैं, इस तरह से भूमिका का ध्यान करते हुए धीरे धीरे उसके भीतर प्रवेश करता है। ये जो सात्विक अभिनय की पद्धतियाँ हैं ये तो बड़े गुरु करा सकते हैं, बड़ा अभ्यास इसके लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है कि ये जो यूरोप का थिएटर, जो लोक नाट्यों में थिएटर है, उससे अलग थिएटर हम कैसे करेंगे। मुझे लगता है बहुत अलग करेगा और हमारा जो रंगमंच है वो आप करेंगे, क्योंकि उसमें जो टाइम और स्पेस की अवधारणा, जो विकार बोध है और जो विश्व बोध है, जो भारत का जीवन के बारे में बोध है, उसको आप उतार पाएंगे। टाइम हमारे यहाँ समय जो है वो एक रेखा में नहीं चलता, जैसे संस्कृत नाटक में नहीं चलता, आपके लोक नाट्य में भी वही होता है। तो हम 1 घंटे को 1 मिनट में करके बता देते हैं, हम 1 मिनट को ऐसा फैला करके बता सकते हैं कि हम एक तो समय जो है उसको हम अपनी हथेली पर नचाते हैं। यही तो ईश्वर करता है ना, इसीलिए तो प्रजापति बन जाता है अभिनेता। भरत ये अभिनव कहते हैं, भरत मुनि यही कहते हैं कि वो सृष्टा प्रजापति हो जाता है, क्योंकि समय को वो अपने काबू में कर देता है। ये रंगमंच की कला जो है वो टाइम और स्पेस से कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं, ये भरत मुनि की कला है। भारतीय जो दृष्टि है उसमें जहाँ की समय और विकार उसकी अवधारणा बहुत अलग तरह की है, वो हमारी परंपरा की अवधारणा यदि कहीं प्रयोग में रूपांतरित होती है इतने जीवंत रूप में, तो वो नाट्यशास्त्र संबद्ध संस्कृत नाटक के प्रयोग में है। मुझे बहुत प्रसन्नता है और मैं बहुत बधाई फिर से देता हूँ गंगे जी को कि इतनी बड़ी संख्या में उन्होंने रंगकर्मियों को बुला लिया यहाँ कला गुरुओं की, नाट्य मर्मज्ञों की बातें सुनने के लिए। और मुझे विश्वास है कि आगे बहुत कुछ वो लेकर के जाएंगे। उनमें से बहुत अच्छे रंगकर्मी हैं यहाँ जितने लोग आए हैं, कुछ के चेहरे